नमस्कार फ्रेंड्स, आज की ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं हेल्थ सेक्रेटरी आयुष एंड डीजी ICMR। पहले ब्रीफिंग हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ सेक्रेटरी से, फॉलोड बाय सेक्रेटरी आयुष, देन वी टेक क्वेश्चंस। सर, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। नमस्कार। ये इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि अब जो रिकवर्ड केसेस हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं, उनकी संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है और ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है रिकवर्ड केसेस की। देश में 8 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं, 8 करोड़ 10 लाख से भी अधिक, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट की संख्या है। साथ ही अगर इस सप्ताह के टेस्ट्स की संख्या को देखें तो 80 लाख टेस्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस जो हैं, यानी ऐसे लोग जो अस्पतालों में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं, अंडर मेडिकल केयर, उनकी संख्या पिछले 2 सप्ताह से 14 दिन से 10 लाख से नीचे बनी हुई है। इसके बारे में विस्तार में हम आपको आगे बताएंगे। और जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और 84% अभी वर्तमान में है। ये हैं औसत प्रतिदिन आने वाले नए केसेस की स्थिति वीक ऑन वीक बेसिस पर। 2 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह से लेकर आज तक हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो नए केस प्रतिदिन आते हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है। 2 सितंबर से 8 सितंबर तक 84,000 से कुछ अधिक केसेस थे। फिर 9 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रतिदिन औसत 92,000 के लगभग केसेस आ रहे थे। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक वो घटकर प्रतिदिन 90,000 केसेस हो गए और 23 सितंबर से 29 सितंबर तक वो 83,000 हुए और 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक वो 77,113, यानी इसमें लगातार गिरावट आ रही है प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में। अब यदि हम औसत पॉजिटिविटी देखें, यानी जितने लोगों के हम सैंपल लेते हैं उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये पॉजिटिविटी 8.28% से बढ़कर लगभग 9% से कुछ अधिक हो गई थी और अब घटकर पिछले सप्ताह ये 6.82% हो गई है। ये एवरेज डेली पॉजिटिविटी है। हम इसके अतिरिक्त जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी होती है उसको भी विश्लेषण करते हैं और जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है, ऐतिहासिक नंबर जो है हिस्टोरिकल, जब से बीमारी शुरू हुई तब से लेकर आज तक, उसकी भी समीक्षा करते हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पिछले 2 सप्ताहों में जो प्रतिदिन रिकवरी होती हैं, जो लोग ठीक हो जाते हैं, भले चंगे हो जाते हैं, उनकी संख्या प्रतिदिन नए केसेस की संख्या से अधिक रही है। और इसी तस्वीर से आप ये देखेंगे कि सबसे अधिक रिकवरीज की संख्या 26 सितंबर को दर्ज की गई, जब 93,000 से ज़्यादा रिकवरीज एक दिन में या 24 घंटे में हुई। और सबसे अधिक संख्या नए केसेस की 27 सितंबर को दर्ज की गई, जबकि लगभग 88,000 नए केसेस आए। आप लोगों को स्मरण होगा कि सितंबर के प्रारंभिक सप्ताह में ऐसे भी दिन थे जब हर दिन 90,000 या उससे अधिक नए केसेस आते थे, लेकिन पिछले 14 दिन में ऐसा नहीं हुआ है। जो मैंने पहले आपके समक्ष प्रस्तुत किया था कि पिछले 2 सप्ताहों में प्रतिदिन जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केसेस अस्पतालों में हैं या जो होम आइसोलेशन में हैं मेडिकल केयर में, उनका नंबर लगातार 10 लाख से नीचे बना हुआ है और 6 अक्टूबर को ये नंबर 9,19,000 के लगभग था।
तो ये भी एक गिरावट दिखा रहा है ट्रेंड में। लेकिन ये जो एक्टिव केसेस हैं आखिर ये कहाँ हैं? देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ 77% एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड हैं। इन 10 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ 50% एक्टिव केसेस हैं। अगर आप देखें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, इन 3 राज्यों में देश भर के जो एक्टिव केस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 9,19,000 से कुछ अधिक, उस 9,19,000 का 50% 3 राज्यों में है और 77% इन 10 राज्यों में है। प्रत्येक राज्य का प्रतिशत हमने आपको इसमें बताया है। तो ये दिखाता है कि डिजीज़ का जो स्प्रेड है देश में वो क्या है। अब अगर प्रत्येक राज्य में देखें कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ाव हो रहा है कि घटाव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ट्रेंड एनालिसिस है। आप महाराष्ट्र से चलते हैं। अगर महाराष्ट्र को देखें तो 8 सितंबर वाले सप्ताह में वहाँ कुल एक्टिव केसेस 2,37,000 से कुछ अधिक थे। आज वो 2,52,000 हैं। बीच में वो बढ़कर 2,75 भी हुए थे, 2,91 भी हुए थे, अब नीचे आए हैं, लेकिन 8 सितंबर की तुलना में अभी भी अधिक हैं। तो इट इज़ टू अर्ली टू टेक अ कॉल ऑन महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड, whether it is a stabilizing trend at all. So we need to observe Maharashtra for a longer duration of time. अगर कर्नाटक को देखें तो 8 सितंबर वाले सप्ताह में एक्टिव केसेस 97,000 थे और आज वो 1,15,000 से कुछ अधिक हैं। तो वहाँ केसेस में बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश को देखें तो वहाँ एक डेफिनेट डिक्लाइन का ट्रेंड दिखता है। 8 सितंबर के सप्ताह में 97,000 केसेस थे नए और अब वो 51,000 से कुछ अधिक हैं। केरला में सबसे ज़्यादा केसेस में इंक्रीज़ हमने देखा है। 8 सितंबर के सप्ताह में कुल एक्टिव केसेस केरला में 22,000 ही थे, लेकिन अब वो 84,900 से अधिक हो गए हैं। बहुत कुछ इसमें जो ओणम के दौरान केसेस का सर्ज देखा गया, उससे भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 62,144 एक्टिव केसेस थे सितंबर के प्रारंभ में, वो अब घटकर 45,000 हो गए हैं। तमिलनाडु में 51,000 थे, वो घटकर अब 45,800 हो गए हैं। उसी प्रकार उड़ीसा में आप देखें तो ये 27,000 से कुछ बढ़कर 28,000 हुए हैं। इसमें कुछ खास ट्रेंड अभी नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ में 24,000 केसेस से बढ़कर 27,000 एक्टिव केसेस हुए हैं। आसाम में 28,000 से बढ़कर 33,000 हुए हैं। वेस्ट बंगाल में ये 23,000 से बढ़कर 27,700 से कुछ अधिक हो गए हैं। अब हम आपको मृत्यु का विश्लेषण बताना चाहेंगे। देश में 25 जिले ऐसे हैं जहां कुल कोविड की मृत्युओं का 48% मृत्यु केवल इन 25 जिलों में है। 48% ऑफ टोटल कोविड डेथ्स आर कंसंट्रेटेड इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स of the country, and these 25 districts are in 8 states. The point to be seen here is that out of these 25 districts, 15 districts are in one state alone. जिन 25 जिलों में 48% मृत्यु कंसंट्रेटेड है, उनमें से 15 जिले महाराष्ट्र के हैं, 2 जिले कर्नाटक के हैं, 1 जिला तमिलनाडु का है, 2 वेस्ट बंगाल के हैं, 2 गुजरात में हैं, 1 पंजाब में है, 1 जिला उत्तर प्रदेश में है और 1 आंध्र प्रदेश में। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसका ध्यान राज्य सरकार के साथ इन जिलों पर केंद्रित है और हमने उनके साथ बैठक करके ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि यहाँ किस प्रकार के विशेष उपाय किए जाने चाहिए जिससे इन मृत्यु दर को जो बढ़ रही है, खास स्थानों पर बढ़ रही है, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए, कैसे नीचे लाया जाए। क्योंकि देश में हमारा जो लक्ष्य है
वो 1% केस फेटेलिटी रेट का है। और कई राज्य ऐसे हैं, कई संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने इस 1% केस फेटेलिटी रेट से भी नीचे अपना मृत्यु दर रखा है। उदाहरण के लिए केरल एक ऐसा राज्य है, हालांकि वहाँ संख्या बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बावजूद केरल में जो केस फेटेलिटी रेट है वो 1% से भी कम है। अब ये जो हम आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहे थे उसका राज्यवार ब्यौरा है। ये राज्यवार वो ज़िले हैं जहाँ की अधिक मृत्यु दर्ज की गई हैं कोविड से, और उनकी संख्या भी हमने आपको दिखाई है। जिलों के नंबर मैंने पूर्व में ही आपके समक्ष रखे थे। धन्यवाद। Now I'll request Secretary Ayush, please. National Clinical Management Protocol based on Ayurveda and Yoga for Management of COVID-19। आज प्रातः 10:30 बजे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी और यूनियन आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपाद नायक जी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के मेंबर हेल्थ डॉक्टर पॉल, इनकी उपस्थिति में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने और आयुष मिनिस्टर ने ये प्रोटोकॉल लॉन्च किए हैं। ये प्रोटोकॉल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल है और इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारी एक्टिविटी हुई है और उस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मैं ये ध्यान देना चाहता हूँ कि अप्रैल के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष सेक्टर के साथ एक वीसी मीटिंग करी थी, पूरे देश के आयुष के विशेषज्ञों के साथ। उन्होंने आयुष के क्षेत्र को आह्वान किया था कि आप अपनी ओर से एविडेंस जनरेट करें, एविडेंस के साथ कुछ आप लेके आए। तो आयुष मिनिस्ट्री ने जो अवेलेबल एविडेंसेस थे उसके बेसिस पर एडवाइजरी जारी करी, इम्यूनिटी प्रमोशन की गाइडलाइंस जारी करी। आज जो यह नेशनल प्रोटोकॉल है, ये इट इज़ ए सेकंड चैप्टर ऑफ नेशनल प्रोटोकॉल ऑफ कोविड मैनेजमेंट, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उसका एक एडिशनल चैप्टर है, ये आयुष की तरफ से है। और ये आयुष की तरफ से जो आया है उसमें जो बेसिस है वो इट्स बेसिस ऑफ लिटरेचर एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस, लेकिन उसके साथ साथ एम्पिरिकल एविडेंसेस एंड बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ ऑनगोइंग क्लिनिकल स्टडीज। एंड ये प्रोटोकॉल हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली का, जामनगर का, जयपुर का और हमारे रिसर्च काउंसिल्स हैं, उन्होंने मिलकर के इसको बनाया है। और ये प्रोटोकॉल जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी आयुष मंत्रालय की तरफ से बनाई थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर कटोच, VM कटोच जी, हु इज़ दी फॉर्मर DG ऑफ ICMR, और देश भर के प्रमुख वैज्ञानिकों की एक कमेटी थी। उन्होंने इसको वेट किया और बाद में फिर आयुष का एक इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स है, उन्होंने भी उसको रिकमेंड किया। उसके बाद ये यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। ये इसके फीचर्स हैं, इसमें सिर्फ औषधि नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल है, इसके औषधि है, ये स्टैंडर्ड जो एडवाइजरी उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एडिशनल है। मतलब इसको लेने के बाद यदि किसी ने औषधि ली और फिर अपना मास्क लगाना बंद कर दिया या सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दिया तो वो चलेगा नहीं। इट इज़ इन एडिशन, ये एडिशनल है। तो इसको लेने के बाद ऐसी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये एक प्रकार से इम्यूनोमोडुलेशन के लिए या रोग से बचाने के लिए उपयोगी है, ऐसा पाया गया है। तो इसमें निद्रा भी है, एक्सरसाइज भी है, योग प्रोटोकॉल भी है, जो इसके गाइडलाइन के अंदर योग प्रोटोकॉल भी दिए गए हैं। गरारे करना हल्दी डाल करके, हल्दी के या त्रिफला के गरारे या मुलेठी के गरारे या नाक के अंदर मेडिकेटेड ऑयल या घी लगाना, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग है, बट इन सब के पीछे कुछ न कुछ एविडेंसेस अवेलेबल है। डाइटरी मेजर्स भी बताए हैं, इसमें सौंठ है या धनिया है या तुलसी है या जीरा है, उससे प्रिपेयर्ड पानी उसको यूज करना चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया गया है। ताज़ा बना हुआ भोजन या हल्दी वाला दूध, आयुष का काढ़ा, ये सब भी लेने के लिए बताया गया है। आयुष काढ़ा के लिए एक प्रश्न हमेशा आता है कि इसके अंदर दालचीनी है, सौंठ है, तुलसी है और काली मिर्च है, तो इसकी तासीर गर्म है, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा न लें, ऐसा एडवाइस किया गया है। और यदि लेना हो और किसी को लगे कि मेरे को इसमें थोड़ा गर्मी लग रही है तो
गुड़ डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं या मुनक्का भी डाल सकते हैं। ये अपनी ट्रेडिशनल विजडम है, इसको हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये जो औषधि के जो रिकमेंडेशन है, इसमें प्रोफाइलेक्टिक केयर के लिए अश्वगंधा, हम सब अश्वगंधा का नाम सुना होगा, या गिलोय की घनवटी संशमनी वटी करके भी मिलती है, और ये टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार उसका पाउडर, दोनों में से किसी का भी पाउडर ले सकते हैं या टेबलेट ले सकते हैं। टेबलेट लेना हो तो उसकी रिकमेंडेड डोज है, और ये पाउडर लेना तो उसके भी रिकमेंडेड डोजेज है। ये प्रोफाइलेक्टिक केयर है, हाई रिस्क पॉपुलेशन ले सकते हैं, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, जनरल पॉपुलेशन भी ले सकते हैं। हमारे पास जो ट्रेंड है उसमें ये पाया गया कि इसको लेने के बाद या तो उससे बचे रहते हैं कोविड के इन्फेक्शन से, या तो फिर यदि होता भी है तो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक ट्रेंड, एसिम्टोमेटिक होता है, ऐसा पाया गया है। एसिम्टोमेटिक कोविड-19 पॉजिटिव के लिए ये रिकमेंडेशन है गुडुचि घनवटी, अगेन गुडुचि हम जिसको गिलोय बोलते हैं, संशमनी वटी या गुडुचि पिपली, इसको, या आयुष 64 ये हमारी रिसर्च काउंसिल ने पहले इसको डेवलप किया था मलेरिया के लिए 80s में, उसको हमने रिपर्पज करके इसको रिकमेंड कर रहे हैं। इसके डोजेज भी बताई है। माइल्ड कोविड पॉजिटिव हो तो उनके लिए सिम्टम मैनेजमेंट के लिए या फीवर के लिए इस तरीके की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो, तो जिसमें ब्रीथलेसनेस ना हो, हाइपोक्सिया ना हो, ऑक्सीमीटर में 95% से 96% से ज़्यादा उनका ऑक्सीजन होना चाहिए SpO2, तो गुडुचि पिपली और आयुष 64 हम रिकमेंड कर रहे हैं, उसके डोजेस भी रिकमेंड किए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि इन वैज्ञानिकों ने किस आधार पर इसको रिकमेंड किया। तो जैसे अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा पर इसके इन सिलिको स्टडी ऐसे 5 हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जिसको प्री क्लिनिकल स्टडीज बोलते हैं, ऐसे 254 स्टडीज है। क्लिनिकल स्टडीज अश्वगंधा के 30 से ज़्यादा है, और सेफ्टी स्टडीज भी इसके बहुत सारे हैं। और मिनिस्ट्री ऑलरेडी इसके 4 स्टडीज CSIR के साथ मिलकर के कर रहे हैं, एंड इसका सैंपल साइज काफ़ी बड़ा है प्रोफाइलेक्टिक केयर के लिए। इसके ट्रेंड्स जो है वो पॉजिटिव मिले हैं। गिलोय जो है गुडुचि, उसके लिए इन सिलिको स्टडीज इतने सारे 5 हैं, इसके ऊपर 232 प्री क्लिनिकल स्टडीज उपलब्ध है, इसके पब्लिकेशंस अवेलेबल है। इसके इम्यूनोमोड्यूलेटर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, इस प्रकार के जो क्लिनिकल स्टडीज है, 38 से ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज भी उसके उपलब्ध है। सेफ्टी स्टडीज भी उसके उपलब्ध है। मिनिस्ट्री ने भी ऐसे 7 स्टडीज 1,33,000 पॉपुलेशन पर शुरू किए हैं, उसके ट्रेंड्स बहुत मिले अच्छे। और ये ध्यान में आया कि गुडुचि, अश्वगंधा या गुडुचि या पिपली और आयुष 64 किसी एलोपैथिक मेडिसिन का साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये विशेष रूप से ध्यान में आया है। पिपली के ऊपर और भी बड़े स्टडीज हैं, 2 इन सिलिको स्टडीज हैं, सेफ्टी स्टडीज 3 है, और इसके ऊपर 705 प्री क्लिनिकल स्टडीज है और 534 क्लिनिकल स्टडीज है। आयुष 64 के भी इसी प्रकार के एविडेंसेस से सबसे ज्यादा सेफ्टी के ऊपर भी उसके ऊपर काम हुआ है, और आयुष 64 इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टडी। हम आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से 6 क्लिनिकल स्टडी अक्रॉस इंडिया चला रहे हैं। अभी एक स्टडी, ऑल ये सब स्टडी लगभग पूरे हुए हैं, तो हमारे पास उसके बहुत फर्म ट्रेंड हमारे पास है। इसको हम पब्लिकेशन के लेवल पर भी ले जाएंगे, लेकिन ट्रेंड्स बहुत पॉजिटिव है। ये जो है ये चिकित्सकों के लिए, जो आयुष के चिकित्सक है, आयुर्वेद के चिकित्सक है, वो इनके पास ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आते हैं, तो उनको रिकमेंड किया है कि आप इसमें से कोई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये कफ के लिए, सोर थ्रोट के लिए, फटीग के लिए, हाइपोक्सिया के लिए, डायरिया, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, ब्रीथलेसनेस के लिए, तो दीज आर द क्लासिकल मेडिसिन फ्रॉम आयुर्वेद, एंड देर आर एविडेंसेस अवेलेबल फॉर दोज मेडिसिन। ये रेफरेंसेस है, आयुष की वेबसाइट पर ये सब चीजें हमने रखी हुई है। इसके जो इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, उसकी पूरी रिपोर्ट है, उसको भी हमने हमारी वेबसाइट पर रखा हुआ है। योग के प्रोटोकॉल है, ये हमने प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए या माइल्ड रोगी के लिए भी रिकमेंड किया है, और ये डिटेल में गाइडलाइन में दिया है। तो दीज आर द गोल्स टू इंप्रूव रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक एफिशिएंसी, टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एनहेंस इम्यूनिटी, इंप्रूव पल्मोनरी फंक्शन एंड लंग कैपेसिटी, और स्ट्रेस एंड एंजाइटी और म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के लिए भी ये योग के प्रोटोकॉल काम करते हैं। मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जनरल एडवाइजरी है, अटेंडिंग फिजिशियंस को भी इसको देखना चाहिए, और अटेंडिंग फिजिशियंस के आधार पर आप किसी अपने आयुष चिकित्सक के साथ परामर्श कर सकते हैं अपने लोग, और इसमें जो प्रोफाइलेक्सिस है वो ले सकते हैं, उसके लिए चिकित्सक की सलाह की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी क्लिनिकल कंडीशन तो अपने आप नहीं लेना चाहिए, ये इसका खास विशेष बात है।
मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि ये इट इज एन अटेम्प्ट आर इन एडिशन टू स्टैंडर्ड अप्रोच। ये इसके कारण फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आयुष मिनिस्ट्री ने या किसी प्रकार की स्टडी में ऐसा नहीं पाया कि ये फर्म क्योर है कोविड का, लेकिन ये इसको लेने के बाद कोविड मैनेजमेंट में सहायता मिलती है। सहायता जैसे एसिम्टोमेटिक है तो वो सिम्टोमेटिक में नहीं जाता है, या माइल्ड सिम्टम है तो मॉडरेट में या सीवियर में नहीं जाते, और हॉस्पिटल का टाइम है वो कम हो जाता है या जल्दी ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, इसलिए इसको यूज करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के साथ। और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो एडवाइजरी जो जारी करी उसके साथ है, इन एडिशन है, ये इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये मिल करके करना चाहिए। थैंक यू। Thank you very much, sir. I think we can take question 34. सर, नितेंद्र डीडी न्यूज से कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि काढ़ा ज़्यादा पीने से लीवर में खराबी आ जाता है, और ये जनरल पॉपुलेशन में ये कंसेप्ट आ गया है कि ज़्यादा लंबे समय तक काढ़ा नहीं पीना चाहिए। तो आप बताएं कि क्या काढ़ा कितना फायदेमंद है, इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है? ये काढ़े के जो इंग्रेडिएंट है सब अलग अलग प्रकार के वायरस पर एंटीवायरल है। कोविड-19 पर उसके स्टडीज चल रहे हैं, लेकिन अभी इसका हमारे पास बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन ये काढ़े के अंदर इंग्रेडिएंट है वो प्राणवायु स्रोत जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत पॉजिटिव असर करता है, और ये गलत धारणा है कि वो लीवर खराब करता है। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये काढ़े के इंग्रेडिएंट्स के लीवर खराब होता है। इसके अंदर 4 चीजें हैं, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च और सौंठ। इसमें से ये चारों चीजें हम घर में मसालों में भी प्रयोग करते हैं, और ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। मैंने जैसा कहा कि कुछ लोगों को ये बिकॉज इसकी सभी की तासीर गर्म है, तो उसके साथ मुनक्का या गुड़ या मिश्री डाल के ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत धारणा है कि लीवर को खराब करते हैं। 22. हेलो सर, मैं पवन हूँ दैनिक भास्कर से इधर। सर, पिछले 15 दिनों का जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो नए केसेस हैं वो कम हैं, और जो वो केसेस हैं वो रिकवरीज के वो ज़्यादा हो रहे हैं। और अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का जो रिपोर्ट जारी किया है, उसने कहा है इंडिया मे हैव क्रॉस द पीक ऑफ कोविड-19। तो इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का सर क्या सोच है, क्या पीक क्रॉस कर चुका है इंडिया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनेक बार आप लोगों से ये जानकारी साझा की है कि मैथमेटिकल मॉडल्स के आधार पर पीक्स को प्रिडिक्ट करना या डिक्लाइन को प्रिडिक्ट करना ऐसी चीज़ है जो कि पब्लिक हेल्थ के दृष्टिकोण से शायद सही नहीं है। इसलिए आवश्यक ये है कि जो पब्लिक हेल्थ की विभिन्न गतिविधियां हम राज्यों के साथ मिलकर करते हैं, यानी एग्रेसिव टेस्टिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, कंटेनमेंट और सर्विलेंस की कार्रवाई करना, और नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस को अपनाना, यानी मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंस रखना, हैंड हाइजीन का पालन करना, पब्लिक स्पिटिंग न करना, इन सब चीज़ों को आगे जाते हुए भी जारी रखने की आवश्यकता है। हमने ये पाया है देश के भीतर भी और विश्व के स्तर पर अनेक देशों में कि जब हम ये कहने लगते हैं कि हमारे यहाँ केसेस डिक्लाइन हो गए, तो तब ऐसा होता है कि सावधानी हट जाती है और केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हम देखते हैं। इसलिए हमारा सभी राज्य सरकारों को ये परामर्श है कि जो पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज़ हमने उनके साथ साझा की हैं, उनका पूरी सचेष्टता से पालन होना चाहिए। खासकर आने वाले दिनों में, जबकि त्यौहार के दिन हैं, जबकि विंटर सीज़न शुरू हो रहा है, जिसमें सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां फैलती हैं, और अभी देश के कुछ प्रदेशों में मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया इस तरह की बीमारियों का भी मौसम रहता है। तो इसलिए ये अधिक सावधानी बरतने का समय है। आई थिंक वो क्लियर कर दिया आपके लिए। जस्ट वी टेक द क्वेश्चन ऑन ICMR. An ICMR sponsored study, the results of which were published a month ago, said plasma therapy did not really help to beat the COVID-19. Has ICMR been able to make its mind on it whether it would continue in our protocol? The ICMR study that was highlighted was on 464 patients across
39 hospitals with more than 350 doctors participating in it, and it clearly demonstrated no benefit in mortality in moderate to severe cases of COVID-19. It did not arrest the progression from moderate to severe, and it did not reduce the mortality in moderate to severe cases. This was well established. Having said that, this publication has been reviewed and accepted as a full paper for publication in the prestigious, one of the prestigious journals, British Medical Journal, and it should be out at the moment. A preprint has been published, but the actual article will be published very soon. So the following the cue from that, we have also developed equine sera, and we have also developed with biological events, we have developed horse sera, which may also be considered, and now we have completed some animal studies on horse sera, where we have predictive dose of antibodies in that, in an ampule, and that once the dose is predictable in that, we have just got clearance for a clinical trial for this horse sera, and we should be able to answer details on that as well. Number 18. So my question to Mr. Kotecha about the publication of these clinical studies on ashwagandha, giloy, guduchi, etc. The scientific publications we'd like to read, sir, so that because you talk about the evidence that they don't progress. But sir, mild cases and asymptomatic cases anyway don't progress. Severe cases are smaller. So what is the counter to that? एक्चुअली दिस इज आपका जो प्रश्न है कि एनीवे डोंट प्रोग्रेस, ये तो गलत है. ऐसा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक केसेस प्रोग्रेस नहीं करते. उनको माइल्ड एसिम्टोमेटिक को सिम्टोमेटिक में नहीं जाने देना, या सिम्टोमेटिक को माइल्ड सिम्टोमेटिक को सीवेरिटी में नहीं जाने देना, ये गोल है. और उसके लिए गुडुची और गुडुची पीपली और आयु 64 के प्रमाण हमारे पास मिले हैं. हम हमारी वेबसाइट पर ये जो इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी का रिपोर्ट है उसको हमने पोस्ट किया है, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे. उसमें ये सब रिसर्चेस के पब्लिकेशंस के ऑब्जर्वेशंस उसमें हैं, दैट कैन बी सीन. Yes, they are published into PubMed Index journals and peer-reviewed journals. They are having publications in high-impact journals. So there are so many and available on PubMed also. 36. सर, मैं राजेश सर से सवाल है मेरा. सर, ये हम देख रहे हैं कि मौत के आंकड़ों को लेकर जो आज आपने फिगर जारी किया है कि 8 राज्यों के 15 जिलों में ऐसे हैं, महाराष्ट्र के 15 जिले ऐसे हैं जिनमें कि मौत के आंकड़े सबसे ज़्यादा आ रहे हैं. और ये फिगर दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा मौतें शहरी इलाकों में हो रही हैं जहाँ पर कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. मसलन महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे. तो क्या वजह है सर, ये क्यों मौतें नहीं रुक रही हैं? क्या लापरवाही हो रही है सिस्टम के द्वारा, या फिर कोई और वजह है? हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना और लोगों में मृत्यु न होना कोविड-19 से, इसमें कोई सीधा संबंध नहीं है. अगर आप कुछ देर के लिए अपने देश भारत को भूल जाएं और यूरोप के देशों की ओर दृष्टि डालें, तो फ्रांस में, इटली में, स्पेन में जो पब्लिक हेल्थ की व्यवस्था थी, अस्पतालों की व्यवस्था थी, वो हमसे तुलनात्मक रूप में कहीं बेहतर थी. इसके बावजूद वहाँ बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई. तो सवाल ये नहीं है कि अगर आपके पास अस्पतालों की संख्या ज़्यादा है या बेहतर अस्पताल हैं तो मृत्यु नहीं होगी. सवाल ये है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, क्या वो सही समय पर अस्पतालों में आए कि नहीं आए. दिल्ली में भी जब गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाकर दिल्ली के कोविड केसेस से निपटा गया था जून और जुलाई माह में, तो हमने ये पाया था, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पाया था कि अधिकांश मृत्यु पहले 72 घंटे में हो रही थी. इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो मरीज थे, जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे, दे वर कमिंग लेट टू द हॉस्पिटल. Therefore, the available opportunity for doctors, for healthcare providers, for clinicians was that much more limited to ensure recoveries.
इसलिए ज़रूरी है कि टेस्ट बड़ी संख्या में हों, इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बड़ी संख्या में टेस्ट करेंगे तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे तो आप पहले आइसोलेट करेंगे, और जब आप पहले आइसोलेट करेंगे तो आप पहले अस्पताल में पहुंचाएंगे लोगों को। इस प्रकार ट्रीटमेंट के लिए समय मिलेगा, इस प्रकार जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है लोगों के रिकवर होने की, वो अधिक होगी, वो बढ़ जाएगी। Sir, another question online. What is the progress on the implementation of insurance scheme for the health workers? Insurance scheme for health workers was announced with a cover of 50 lakh for frontline healthcare workers who were engaged in COVID-19 duties. When I last engaged with you, I had told you that roughly 63 such unfortunate deaths were settled and those claims were paid. Today that number has increased to 95. So in 95 cases of death of frontline healthcare workers across the country, this insurance claim of 50 lakhs has been paid, and there are 176 claims which are being processed by the National Assurance Company, which is responsible or nodal company for settling these claims. And there are, in addition to these 176 which are being processed, there are 79 claims which are yet to be received from different states. 25. Sir, this is Sneha from CNN News 18. I want to ask you, is it a huge problem that you're seeing in many states, or are there just a handful of states where there is a delay in diagnosis, which is then eventually leading to death of the patient within a couple of hours of diagnosis? And which are the problem states where this is being seen essentially? You see, we do not categorize states as problem states. This is a challenge that jointly the Union Ministry of Health, in active collaboration with states and UTs, is facing. And we are more than satisfied that we are getting adequate support from all states and all UTs, and we are also providing all necessary technical support, all support in terms of drugs, diagnostics and medical supplies to the states. In addition, we also have central teams which we send to those states which request technical assistance, and we ensure that the basic emphasis on timely testing, timely tracing and tracking, and timely isolation or hospitalization is not lost sight of. Online question for Ayush Ministry. Is there any research demonstrating the efficacy of the specific doses and formulation listed in the protocol against COVID-19? Many of the trials listed on CTRI with these formulations are not completed yet or are still under analysis. जब हम इसको देखें कि पूरे विश्व में कोविड के मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो विजुलाइज की गई, बिकॉज इट्स ए न्यू पेंडेमिक, एम्पिरिकल एविडेंसेस एंड अवेलेबल ट्रेंड्स ऑफ द रिसर्चेस के बेसिस पर इसकी स्ट्रेटेजी बनाई गई। उसी आधार पर जैसे मॉडर्न सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर में जिस स्ट्रेटेजी से मैनेजमेंट का प्लान हुआ, उसी स्ट्रेटेजी से आयुष का भी प्लान हुआ। और मैंने जैसा प्रेजेंटेशन में बताया कि इतने सारे तो पब्लिकेशंस का सपोर्ट है इन मेडिसिन के पीछे, आइदर सेफ्टी और प्री क्लिनिकल और मैकेनिक्स और इम्यूनोमोडुलेटरी टू एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, ये सब अवेलेबल, पहले से अवेलेबल है। और ये जो ट्रेंड्स हैं इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 66 से ज़्यादा स्टडीज़ 110 साइट्स पर आयुष मिनिस्ट्री ने प्रायोजित की है, और जो CTRI पर रजिस्ट्रेशन है उसमें से 61% स्टडीज़ आयुष के औषधियों पर हो रहे हैं। और जो ट्रेंड्स हैं, वी आर नॉट क्लेमिंग कि ये अभी ये ख़त्म हो गया, अभी तो हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंड्स मिले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स मिले हैं। और वो उस ट्रेंड्स के आधार पर ये कमिटीज़ ने उसको, इंटरडिसिप्लिनरी कमिटी ने उसको वेट किया, उसको रिकमेंड किया। उसके बाद एक बार फिर से टास्क फोर्स के सामने हुआ, नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड मैनेजमेंट के सामने भी इसका प्रेजेंटेशन हुआ, एंड देन इट इज़ वेटेड बाय द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री, एंड देन इट इज़ बीइंग रिकमेंडेड इन द पब्लिक डोमेन। 38.
With regards to vaccine, sir, recently Harshvardhan sir said that 400 to 500 million doses will be required by July 2021. So, what are the logistics plans for that with regards to cold storage and all? And also, any update on the Sputnik vaccine trials? Okay, so your question has two parts. The first part is what is the logistics arrangement? As you are aware, there is this National Expert Committee on Vaccine Administration. It has subcommittees which look at various thematic areas of vaccine administration. As the Honorable Union Health Minister has said, that in the first quarter of the next year, we are looking at vaccine supplies coming in if everything goes according to plan and there are no hitches on the way. There is a digital platform that is being enhanced to track on real-time basis the vaccine movement from procurement to storage to its administration to individual beneficiaries. So that platform is a major intervention going ahead. Another intervention is online training modules being developed for vaccinators, because whenever this vaccination starts, it will require large-scale skilled manpower. Manpower skilled not only in vaccinating people, but also reporting adverse events if they happen post-vaccination. So that is also going on. Then there is another subgroup within this National Committee of Experts on vaccine administration that is looking at logistics other than vaccine and digital platform. For example, one would need syringes and associated equipments, so there is a subgroup that is seized of that matter. Coming to the second part, as you already know, the Russian vaccine has a agreement with one of the Indian commercial entities, and the said commercial entity has approached the Indian regulator for clinical trials. The regulator, after examining the proposal of the commercial entity, has provided certain specific suggestions which need to be incorporated by the commercial entity into its clinical trial protocol. So that means that the existing document submitted by them needs to be refined. If and when the refined document is submitted to the national regulator, a decision would be taken in accordance with the Drugs and Cosmetics Act. 14. This numbers. No problem, sir. I'll just ask my question. Sir, is it true that the expert group at the moment is not considering the mRNA vaccine candidate developed by Moderna because it needs to be stored at lower temperatures and we do not have that kind of ultra storage capacity? The considerations and decisions as well as deliberations of the national expert group are not influenced by what is presently available or what is presently not available. It is governed by the safety and efficacy of various vaccine candidates which need to be demonstrated through phase 1, phase 2 and phase 3 clinical trials. Last question, 43. सर इधर ब्रह्म प्रकाश मजी न्यूज़ से मेरा सवाल ये है सर कि शुरुआती महीनों में जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसके लिए सरकार ने खरीद के कुछ आंकड़े बताए थे कि 60,000 के लगभग वेंटिलेटर थे और बाकी सारा सामान था। तो क्या देश के सारे जिलों में इस तरह के इक्विपमेंट्स पहुंच गए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर और दूसरे साधन, या कहीं अभी भी नहीं पहुंच पाए? थैंक यू। भारत सरकार के माध्यम से अनेक मेडिकल सप्लाईज का सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होता है और इनको राज्य सरकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसमें N95 मास्क हैं, इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हैं, इसमें कुछ दवाएं हैं और इसमें वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं। तो जो राज्यों की आवश्यकताएं भारत सरकार को संसूचित की गई थीं, उनके अनुरूप सभी राज्यों को और संघ शासित क्षेत्रों को वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फ्रेंड्स।